बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर 6 की एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ी देर तवज्जो से बैठेंगे तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल बैठे बैठे तैयार हो जाएंगे। 6.1 वाला न्यूमेरिकल डेफिनेंस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें। स्टेटमेंट जरा गौर से समझिएगा। कहते हैं अ गैस ऑक्यूपाइज 6.0 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 12 atm, यानी कि 6.0 लीटर गैस के वॉल्यूम पर इतना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो ये वॉल्यूम V1 दिया गया और ये प्रेशर P1 आ गया। तो इस प्रेशर पे ये गैस का वॉल्यूम है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2.0 atm, यानी कि इस प्रेशर से अब प्रेशर बाय फैक्टर 2 इंक्रीज कर दिया गया। तो 12 + 2 14, तो 14 atm प्रेशर पे कितना वॉल्यूम होगा। तो आपने वॉल्यूम V2 कैलकुलेट करना है। अज्यूमिंग दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, उसने ये भी बता दिया है कि इस केस में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे बॉयल्स लॉ यूज करेंगे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो बेटे, तो फिर आपके पास जो प्रेशर का रिलेशन वॉल्यूम के साथ बनता है वो क्या बनता है, इनवर्स। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ बेसिकली हम यूज करेंगे, और बॉयल्स लॉ का टॉपिक डिटेल में पीछे पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, तो अब देखें, अगर प्रेशर P1 पे वॉल्यूम V1 6.0 है, तो इसका मतलब प्रेशर अगर बढ़ गया 12 + 2 14 हो गया, तो प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम, देखें प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम V2 का आंसर आना चाहिए वो इससे क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। तो देखते हैं कि लेस आता है कि नहीं आता। ले जी, आप सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन करेंगे। गिवन डाटा का 1 नंबर होता है, और जिस तरह मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करूंगा ना न्यूमेरिकल, इसी तरह से आप सॉल्व करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये देखें जी, इनिशियल वॉल्यूम V1 दिया गया 6.0 लीटर, इसको लीटर में ही रहने दें। ठीक है, मीटर क्यूब में ना ले जाए, इसी में हमारी बुक के एंड पे आंसर दिया गया, लीटर में ही। इनिशियल प्रेशर P1 भी दिया गया 12 एटमोस्फेयर। ठीक है, फाइनल प्रेशर P2, देखें 12 में बाय फैक्टर 2 इंक्रीमेंट आया है ना, तो वो 12 में 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 14। देखें अब 12 से 14 बढ़ गया ना प्रेशर। तो इस प्रेशर पे आपने वॉल्यूम V2 कैलकुलेट करना है। तो ये देखें, टू फाइंड वॉल्यूम V2 आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर? और यहाँ पे कंडीशन भी लिख दीजिएगा कि टेम्परेचर T1 T2 के इक्वल है, लिहाजा इन दोनों को आप T के इक्वल रख दें या लिख दें कांस्टेंट। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर का जो वॉल्यूम के साथ रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो उसके लिए बेटे आपको मैंने टॉपिक के अंदर 2 पॉइंट्स के लिए भी इक्वेशन बनवाई थी। तो उन 2 पॉइंट्स की इक्वेशन ये आ जाएगी, P1 V1 = P2 V2। अब देखें प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। V1 बढ़ेगा तो वॉल्यूम V1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन यूज कर लेनी और यहां से V2 कैलकुलेट कर लेना है। V2 अपनी जगह पे रहने दे, ये जो P2 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें पुटिंग करें, P1 12 atm और वॉल्यूम V1 दिया गया है 6.0 लीटर। अब इसका यूनिट लीटर में ही है, तो इसका मतलब जो हमारा वॉल्यूम V2 आएगा उसका भी आंसर लीटर में होना चाहिए। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। ये देखें जी, बच्चे कहते हैं सर जी कैलकुलेटर पे पुटिंग भी करके दिया करें। तो ये आ गया जी 12 × 6 72 डिवाइडेड बाय 14। तो ये आपके पास आंसर आता है, देखें 5.14। ठीक है, तो ये आपके पास वॉल्यूम V2 आ गया 5.14 लीटर, यही आपके पास आंसर है इसका। उसके बाद है जी 6.2 वाला न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन बेटे ये भी न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह सॉल्यूशन आपको इजी लगेगा। देखें, इन अ वैक्यूम चैम्बर, मतलब ऐसा चैम्बर जहां पे एयर नहीं है, which is connected to a cryogenic pump, pressure as low as 1.00 nanopascal, ठीक है, is being attained, calculate the number of molecules in 1.00 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, यानी कि इतना वॉल्यूम जिसमें उसमें प्रेशर और टेम्परेचर ये बढ़ गया, तो इस टेम्परेचर की वैल्यू पे इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहे होंगे, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखें 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वेसल में एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द 300 केल्विन। क्लियर है जी, इस टेम्परेचर पे आपने बताना है कि इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेसल में कंटेन कर रहे होंगे। तो बेटे बाय गिवन डाटा सबसे पहले मेंशन करें, बहुत ही आसान है। प्रेशर P हमें दिया गया 1.00 नैनो पास्कल, नैनो को यहां से हटा लें, ऐसे यूनिट सिर्फ यूज करेंगे पास्कल। तो नैनो प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹, वो पुट कर दें तो ये प्रेशर आ गया पास्कल में। ये स्टेप क्लियर है। अब देखें आगे, वॉल्यूम हमें V दिया गया 1.00 मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब, ये आपने लिख दिया, इसका भी यूनिट ऐसा ही बन गया। ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे। टेम्परेचर T हमें उसने बता दिया 300 केल्विन, ये भी ठीक है बिल्कुल वैल्यू।
अब यहाँ पे जो हम इक्वेशन यूज करेंगे ना, यानी कि n को निकालने के लिए, वो आपके पास होगी बेटे आइडियल गैस लॉ वाली इक्वेशन। ठीक है, तो अब PV इज इक्वल टू एन के बी टी, ये आपके पास फार्मूला है, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को यूज करते हुए जो आपने पीवी की इक्वेशन यूज की थी वो ये है, ये पीछे पढ़ा के आया हूं आपको। ठीक है, अब इसमें के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की मैंने आपको कहा था कि वैल्यू याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, तो वो अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो वो आपको याद है, तो वो आप यहाँ गिवन टाइम में मेंशन कर लें कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू के बी, और इसको के बी से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10 पर -23 जूल पर केल्विन। अब आप देखें फार्मूला क्या यूज करना है, उसके लिए पी इज इक्वल टू एन के बी टी यूज करेंगे। हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एन, यहां से एन निकाल लें, तो एन अपनी जगह पे रहने दें, पीवी के नीचे ये के बी टी आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया फार्मूला। ठीक है, अब इसमें पुटिंग कर दें सिंपल, पी की वैल्यू ये आ गई, वॉल्यूम ये आ गया 1, और कांस्टेंट वैल्यू ये आपके पास आ गई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, और टेम्परेचर कितना है 300। इसको कैलकुलेटर पे पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें जी, मैं आपके सामने यहाँ पे कर देता हूँ, ये इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने इसको डिवाइड कर लेना है, ये ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये ऊपर क्या है जी 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 9। चलें जी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी ना, बस नीचे आ जाए, नीचे आएंगे तो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहली वैल्यू लिखते हैं 1.38 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 23, कर्सर को नीचे लेके आए, ब्रैकेट क्लोज कर दें, मल्टीप्लाई इनटू 300, ये आ गया जी 300, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और ऊपर इसको लेके जाके ब्रैकेट ये बड़ी क्लोज कर दें। लें जी, आपके पास आंसर आ रहा है, देख रहे हैं 2.41 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 11। ठीक है जी, यही बेटे आप लिख दीजिएगा आंसर, ये देखें n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया 2.41 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 11 मॉलिक्यूल्स, ये आपका आंसर आ गया। 6.3 वाला न्यूमेरिकल बेटे बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट है, कहता है अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर इट एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि सिस्टम जो है ना वो इतनी हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड परफॉर्म्स द 300 जूल वर्क, और ये आपको वो आउटपुट शो करवा रहा है, यानी कि वर्क करके दे रहा है। ऑन इट्स सराउंडिंग कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल 500 माइनस 300 200 आ जाएगा, वही 200 इसका आंसर है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। तो बहरहाल इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें पहले गिवन डाटा मेंशन कर लें, हीट एब्जॉर्ब, यानी कि एक सिस्टम जो है वो इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई भी आपके पास ये सिस्टम है, वो यहाँ से देखें हीट आ रही है जी, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो है 500 जूल। अब ये सिस्टम जो है ना ये वर्क परफॉर्म करेगा, इस तरफ आप बना लें वर्क, ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड रेजर्वायर नीचे होगा, तो अब वर्क कितना परफॉर्म कर रहा है जी 300 जूल। ठीक है, दो चीज़ें मेंशन कर दी, डायग्राम को पीछे टॉपिक में समझाई हुई है, बस ये सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू आपने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन यूज कर लें, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ से डेल्टा यू निकालें Q माइनस डब्ल्यू, तो वैल्यूज पुट करें, Q हमारे पास 500, उसने बता दिया कि सिस्टम हीट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है 500, और वर्क कितना परफॉर्म करके दे रहा है 300, तो 500 माइनस 300 200 आ जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आंसर क्या आ गया 200 जूल। ले जी, उसके बाद आ जाए 6.4 वाले न्यूमेरिकल की तरफ। अब 6.4 वाला न्यूमेरिकल भी बेटे बहुत ही आसान है, ठीक है, इसके दो पार्ट्स होंगे, कोई एक पार्ट भी आ सकता है पेपर में और दोनों भी आ सकते हैं। कहता है अ कॉर्नेट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रेजर्वायर एट अ 600 केल्विन एंड अ लो टेम्परेचर रेजर्वायर एट 300 केल्विन, यानी कि ये एक आपके पास इंजन है, इसके ऊपर यहाँ पे आप बना लो डायग्राम में HTR हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, और यहाँ पे कोल्ड रेजर्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी जो हायर टेम्परेचर रेजर्वायर है ना उसका जो टेम्परेचर है वो है 600 केल्विन, और जो लोअर रेजर्वायर है उसका टेम्परेचर उसने बता दिया है 300 केल्विन। ठीक है जी, कहता है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, इस सिस्टम की आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट, यानी कि यहाँ पे ये जो सिस्टम आपको आउटपुट शो करेगा वो वर्क भी आपने कैलकुलेट करना है। समझ आ गई जी स्टेटमेंट, तो देखें सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन कर लें, हायर टेम्परेचर आपको दिया गया है 600 केल्विन, और लोअर टेम्परेचर रेजर्वायर पे जो उसने टेम्परेचर की वैल्यू दी है वो है 300 केल्विन, इसको भी यहाँ पे लिख लें। हीट एब्जॉर्ब्ड, जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है बेटे वो उसने यहाँ पे बता दिया 500 जूल, इसी पे तो आपने वर्क कैलकुलेट करना है, क्लियर ना। तो अब देखें टू फाइंड, हमने दो चीजें फाइंड करनी है, नंबर 1 एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर 2 हमने वर्क फाइंड आउट करना है, क्लियर।
तो सबसे पहले बेटे फर्स्ट पार्ट के अंदर एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी अब देखें टेम्परेचर दिया गया, तो एफिशिएंसी के लिए टेम्परेचर वाला रिलेशन यूज करेंगे। हीट वाला भी होता है और टेम्परेचर वाला भी डायरेक्ट होता है, एक जैसा रिलेशन होता है। तो एफिशिएंसी परसेंटेज में इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर कौन सा बेटे, लो, ठीक है। लो रेजरवायर का जो टेम्परेचर है वो ऊपर रखते हैं और नीचे आप उसको डिवाइड कर दें हायर टेम्परेचर रेजरवायर से, सी है। तो ये आ गया TL डिवाइड बाई TH, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। अब बेटे यहां से देखें 1 माइनस TL आपको दिया गया वो है जी 300 डिवाइडेड बाय TH आपके पास है 600, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज में आंसर बताना है ना, इसीलिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले, 50% आता है। तो एफिशिएंसी आपके पास आ गई उस कॉर्नर इंजन की 50%। क्लियर। अब हमें चाहिए यहां से सेकंड पार्ट के लिए वर्क। अब देखें बेटे एफिशिएंसी होती क्या है, आउटपुट ओवर इनपुट, ये फार्मूला आप यूज करेंगे एफिशिएंसी का। अब परसेंटेज एफिशिएंसी नहीं, सिर्फ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या होती है, वर्क। इनपुट क्या होती है, जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की होती है, यानी कि QH। हॉट रेजरवायर से उसने जो हीट एब्जॉर्ब की होती है तो वो आ जाएगी QH। क्लियर। तो ये आउटपुट, ये इनपुट। अब बेटे यहां से हमें चाहिए वर्क, तो वर्क को अपनी जगह पे रहने दें। ये QH इधर जाके क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई। तो मैंने जरा इसको सीधा करके लिख दिया, देखें वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय Q। क्लियर जी। अब इसमें पुटिंग कर दें एफिशिएंसी, हमें परसेंटेज एफिशिएंसी हमने निकाली है 50%। तो इसकी सिर्फ एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, परसेंट को यहां से खत्म करें तो 50 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब ये सिर्फ एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है ना। तो 0.5, तो यहां पे हमें भी तो सिर्फ एफिशिएंसी चाहिए, तो वो आ गई 0.5 मल्टीप्लाई Q। हीट हमारे पास कितनी है जो उसने बताई थी, 500 जाउल, जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है वो ये थी 500। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करें 250 आ जाएगा। तो वर्क आपके पास क्या आ गया जी, 250 जाउल। ये आपकी आउटपुट आ गई। क्लियर है जी यहां तक। 6.5 वाला न्यूमेरिकल बेटे, अ रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट 1200 जाउल ऑफ हीट फ्रॉम इट्स इंटीरियर। मतलब कि एक रेफ्रिजरेटर कोल्ड रेजरवायर से इतनी हीट क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है। रेफ्रिजरेटर का टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सिर्फ हिंट दे रहा हूं यहाँ पे। सपोज करें ये आपका रेफ्रिजरेटर सिस्टम है। अब यहाँ पे है कोल्ड रेजरवायर और यहाँ पे है हाई टेम्परेचर रेजरवायर। अब कोल्ड रेजरवायर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट खुद ब खुद तो फ्लो नहीं करती, तो इसका मतलब इस सिस्टम पे क्या होगा, वर्क होगा। सही है। जब वर्क होगा तो फिर ये लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ जो है वो हीट फ्लो करेगी। तो इस तरह से वो कहता है कि इस लो टेम्परेचर रेजरवायर से जो इस रेफ्रिजरेटर ने हीट को एक्सट्रैक्ट किया वो कितनी है, 1200 जाउल। अब आगे कहता है एंड रिलीजेज 1800 जाउल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। और इतनी हीट जो है ना वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, जिसको वो कह रहा है हॉट रेजरवायर, यानी कि इसकी तरह वो एनर्जी को रिलीज कर देगा सिस्टम ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर साइकिल में। कैलकुलेट द नंबर 1 वर्क इनपुट। आपने बेटे वर्क इनपुट रिक्वायर्ड पर साइकिल आपने वर्क इनपुट कैलकुलेट करना है। और नंबर 2 पे कहता है कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस, जिसको COP से शो करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका भी फार्मूला आपको बताया हुआ है। टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया था। अगर टॉपिक आपने समझ लिया है तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अलग से आप टॉपिक थोड़ी आपको समझाएंगे, ठीक है ना। टॉपिक जाके देखें अगर समझ नहीं है तो ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये अपनी बुक के ऊपर मेंशन भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना फार्मूला गलत लगा बैठते हैं। तो बाय गिवन डाटा पहले मेंशन कर दें, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रेजरवायर वो कितनी है जी, QL 1200 जाउल। और जो हीट रिलीज हुई है टू द हॉट रेजरवायर की तरफ वो बेटे कितनी है, QH इज इक्वल टू 1800 जाउल। दोनों चीजें लिख दी। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, वर्क इनपुट, जिसको हम W से शो करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी हमने शो करनी है, यानी कि कैलकुलेट करनी है। लो जी, पहला पार्ट बहुत ही आसान है। देखें वर्क किसके इक्वल था अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q के इक्वल। और Q क्या था, Q1 माइनस Q2। सही है। तो इज इक्वल टू वर्क, ये फार्मूला बनेगा। अब सिंपल इसमें पुटिंग कर दें, 1800 Q1 है, Q2 कितना है 1200, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 600 जाओ। यही आपके पास क्या है, वर्क। ये सिस्टम पे वर्क हो रहा है। अच्छा, जो उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको COP से शो करते हैं, ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब गर्मियों के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको बताया था सर्दियों के लिए भी और गर्मियों के लिए भी। तो फार्मूला क्या होगा बेटे, QL डिवाइडेड बाय वर्क। सही है, ये आप देख सकते हैं टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है। तो Q डिवाइडेड बाय वर्क। अब Q हम हमारे पास गिवन है 1200, वैल्यू पुट कर दें, और वर्क अब निकाल चुके हैं 600, इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये 2 सिफर से कैंसिल हो जाएंगे, 6 2 द 12, तो 2 आ जाएगा।
तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितनी आ गई बेटे, 2 आ गई। यही आपके पास इसका आंसर है। अब जी 6.6 वाला न्यूमेरिकल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें। और इसी के साथ जो एग्जांपल है ना 6.5, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 6.5 में फार्मूला यूज हो रहा है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका कोई डायरेक्ट हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वही यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1.0 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू सेम, टेम्परेचर दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे जो 1 मोल ऑफ आइस है वो मेल्ट हो रही है टू फॉर्म ऑफ लिक्विड। आपने बताना है कि एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा। सही है जी, तो एंट्रोपी आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले बायोगेमेटा मेंशन कर लेते हैं, मोल ऑफ आइस जिसको आप n से शो कर लें या फिर m से भी कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1.0 मोल। अब जब आप एग्जांपल 6.5 देखेंगे ना, उसमें जो आइस का यूनिट यूज हो रहा है वो हमें दिया गया है 1 kg, वहां पे मैस का यूनिट केजी यूज हो रहा है। और यहाँ पे देखें हमें आइस की वैल्यू दी गई है 1.0 मोल, यहाँ यूनिट यूज हो रहा है मोल और एग्जांपल में यूनिट यूज हो रहा है केजी। इसीलिए जो आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू लिखेंगे वो भी डिफरेंट होगी। ये ना हो कि आप एग्जांपल वाली लिख दें, वो केजी में दी गई है, इसके लिए जो मोल में वैल्यू दी गई होगी वो आपको याद रखनी है। ठीक है ना, यहाँ पे तो नहीं गिवन ना, तो आपको याद रखनी है। तो यहाँ यूनिट अगर मोल यूज हो रहा है तो वहां यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए हम यूनिट यूज करेंगे वो भी मोल में करेंगे, ये जहन में रखिएगा। टेम्परेचर दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज कर लो, फार्मूला आपको पता है, तो 0 + 273, तो 273 केल्विन आएगा। ठीक है बेटे, ये फार्मूला आपको पढ़ाए हुए हैं, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन में कैसे चेंज करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको बेटे क्लास 9th में आपने LF से शो किया था। अब ये टॉपिक आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, लेकिन अभी आप बस इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए याद रख लें। ठीक है, 9th में तो पढ़ा हुआ है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस, उसकी वैल्यू ये होगी 6.02 किलो जाउल पर मोल। केजी में देखेंगे तो गूगल पे वैल्यू और आएगी या टेबल में, लेकिन यहां पे हम 1.0 मोल ऑफ आइस मोल में यूनिट यूज कर रहे हैं, तो यहां पे भी आप उसकी वैल्यू मोल वाली यूज करेंगे। तो इसको रट्टा मार लें, 6.02 किलो जाउल पर मोल। सही है, 1 मोल ऑफ आइस पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है वो ये होती है। अब यहां से किलो खत्म कर दें तो किलो की जगह 10⁻³ आ जाएगा, या कह लें 6.02 × 1000, तो आंसर आता है 6020 जाउल पर मोल। अब ये आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गई है। इसको डेल क्यू फ्यूजन लिखें या फिर इसको LF लिख लें, ये आपकी मर्जी है। LF लिख लें वो ज्यादा बेहतर है। क्लियर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटे, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा S। तो एज वी नो दैट, अब डेल्टा S का जो फार्मूला होता है एंट्रोपी का, ये आपको पढ़ा चुका हूं टॉपिक डिटेल में, वो होता है डेल्टा S = डेल्टा Q ओवर टेम्परेचर T। अब यहां देखो ये हमें डेल्टा Q हीट चाहिए, तो इसको हम निकाल लेते हैं पहले। यहां पे डेल्टा Q किसके बराबर होता है, 9th वाला फार्मूला याद है ना, M × LF। M को आप N भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सही बेटे, तो ये मैंने 9th वाला फार्मूला यूज किया हीट को निकालने के लिए। तो अब यहां से देखो M की जगह 1 आ जाएगा, 1 मोल, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं जाउल पर मोल में। तो ये मोल मोल से पर मोल से कैंसल, यानी कि ये नीचे आ जाएगा ना, तो मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी 6020, ये बन गई जाउल। अब देखें हीट का यूनिट क्या होता है, जाउल, तो ये जाउल में हीट आ गई है। क्लियर, तो डेल्टा Q आपको मिल गया। अब बेटे आप डेल्टा S = डेल्टा Q/T फार्मूला यूज करें, डेल्टा Q की वैल्यू ये आ गई जाउल में और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो इसको डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आता है 22.0, मतलब 22। साथ में यूनिट देखें जाउल पर केल्विन, जाउल पर केल्विन, तो ये आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू आ गई, आंसर है। 6.7 वाला न्यूमेरिकल बेटे, अ गैस ऑक्युपाइज 400 मिलीलीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जो आपके पास वॉल्यूम दिया गया गैस का वो है 400 मिलीलीटर। व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्युपाई एट 80 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर यहां से यहां देखें बढ़ गया है, अगर टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो फिर आप बताएं कि वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, और जहां पे कह रहे हैं अज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो जब बेटे प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट। और ये बात हम कहां पे पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ में। तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले गिवन डाटा मेंशन कर ले। इनिशियल वॉल्यूम V1 दिया गया 400 मिलीलीटर, और इनिशियल टेम्परेचर भी दिया गया T1 20 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज कर लो, 20 + 273 करेंगे तो 293 केल्विन बन गया। अब इसी तरह फाइनल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बढ़ा है 20 से 80 हुआ है ना,
तो वो 80 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में चेंज कर लो तो 273 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 353 केल्विन। अब कंडीशन लगाएं, अज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, तो फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो हमने फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है V2, तो एज वी नो दैट वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट होता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। सही है, ये पीछे आपको चौसला पढ़ा चुके हैं डिटेल में। तो बस 2 पॉइंट्स के लिए क्वेश्चन बना लेते हैं जी। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये बनवा चुका हूं आपको जब टॉपिक पढ़ा रहा था, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स के लिए ग्राफ भी समझाया था, MCQs भी करवाए थे। तो देखें, जब एक चीज कांस्टेंट हो तो फिर यहाँ पे जो डिवीजन में रिलेशन होता है तो वहां पे रिलेशन डायरेक्ट होता है, तो V1 का T1 के साथ रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा। सही है ना बेटे, इस इक्वेशन को देखते हुए। तो अब यहां से हमें चाहिए V2 को अपनी जगह पे रहने दें, T2 सिर्फ इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, V1 कितना है 400, याद रखिएगा ये जो वॉल्यूम मैं पुट कर रहा हूं ना 400, यह है मिलीलीटर में, तो जो आंसर V2 का आएगा वो भी मिलीलीटर में आना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, इसको हम मिली को खत्म नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये इसका यूनिट मिलीलीटर ही रहेगा। उसके बाद T2 टेम्परेचर 353 और T1 टेम्परेचर 293, इसको कैलकुलेटर पे जरा पुट कर लें, आपके पास आंसर आ जाता है 482 मिलीलीटर। मिली यहां से खत्म नहीं हुआ ना, तो जो यूनिट यहाँ पे यूज हो रहा था वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया जी 482 मिलीलीटर। अब देखें टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो फिर जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी बढ़ गया है। पहले वॉल्यूम कितना था 400, अब क्या हो गया 482, इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। सही है जी, ये याद रखिएगा कब होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। लास्ट न्यूमेरिकल है बेटे 6.8 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ गैस हैज अ प्रेशर ऑफ 2.0 atm एट 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर T1 दिया गया जिसपे प्रेशर की वैल्यू क्या है 2.0 atm, प्रेशर P1 भी आ गया। व्हाट प्रेशर विल इट हैव एट 450 केल्विन, अब टेम्परेचर बढ़ गया है, पहले 300 केल्विन था, अब 300 से 450 पे चला गया है। तो अब इस टेम्परेचर पे आपने प्रेशर की वैल्यू बतानी है, P2 आपने कैलकुलेट करना है। और वो कहता है अज्यूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, अज्यूम करो कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन आपस में डायरेक्ट होता है। ये बात हमने कहां पे पढ़ी थी बेटे, जोसेफ लोसिक्स लॉ में, ये टॉपिक आपको डिटेल में समझा चुका हूं। तो बस फिर हम यहाँ पे लोसिक्स लॉ की ही इक्वेशन यूज करेंगे कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कब बेटे, जब वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, बस यही फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले गिवन मेंशन कर लें जी, इनिशियल प्रेशर में P1 दिया गया 2 atm और इनिशियल टेम्परेचर T1 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर जो टेम्परेचर बढ़ गया ना 450, उसको हम T2 कह रहे हैं, वो आ गया 450 केल्विन। कंडीशन लगा लें अज्यूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है। टू फाइंड, हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटे, फाइनल प्रेशर, मतलब कि P2 प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। तो 2 पॉइंट्स के लिए लुसिक्स लॉ को यूज करते हुए, यानी कि ये आपके पास है ना प्रेशर रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट, कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के लिए क्वेश्चन यूज कर लें, P1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय T2। क्लियर। अब देखें P1 बढ़ेगा तो T1 भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन आ गया ना, तो ये डायरेक्ट ही है। तो अब यहां से हमें चाहिए P2 को अपनी जगह पे रहने दो, ये T2 डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास फार्मूला। पुटिंग करें जी, P1 दिया गया 2, T2 दिया गया 450 और T1 कितना दिया गया 300 केल्विन। तो ये केल्विन से कैंसल, इन वैल्यूज को पुट करें एटीएम में, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये पुट करेंगे कैलकुलेटर पे 3 आएगा, तो 3 एटमॉस्फेयर, ये आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब देखें टेम्परेचर बढ़ गया था ना, 300 से कितना हो गया था, 300 से 450 हो गया था। तो प्रेशर कितना था 2, अब प्रेशर भी बढ़ जाना चाहिए। तो देखें 2 से क्या हो गया 3 हो गया, तो प्रेशर भी बढ़ गया। तो ये आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल था। उम्मीद है कि आपको तमाम न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।